लास्ट राउंड में आपने जो है वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मैंने कहा थ्योरेटिकली पढ़ लिया था, और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे आप जाएंगे। आज हम चले जाते हैं इसके प्रूफ पर, और जो चीज़ें आप प्रूव करेंगे उनके लिए बता देता हूँ, ये आपके एग्जाम में आ जाएगा। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एक बार फिर से याद दिलाता हूँ, क्या क्या आ रहा था पहले तो इन शॉर्ट ही याद दिला दूँ। ये आपसे कहता था अगर आपके पास कोई भी गिवन वेक्टर्स हैं एंड दीज वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अगर आपने दो वेक्टर्स को किसी सर साउंड नहीं आ रही सर। साउंड नहीं आ रही, ऐसा क्या गड़बड़ है? चलो ऐसा देखो, अब आ रही है। अरे किस बेचारे को नहीं आ रही है, सब पूछना पड़ेगा। अब मैं लिख के पूछ लेता हूँ। अब आ रही है? वो सर नहीं आ रही सर आ तो रही है। हाँ तो आप बता दो, तुम्हारे पर्सनल फोन में गड़बड़ है तो मुझे अपनी आवाज़ यहाँ पे दिख जाती है। देखो मैं बोलूँगा तो पूरा चैनल जो है ये चलेगा, और जितना तेज चिल्लाऊंगा उतने आगे तक जाएगा। चिल्ला दूंगा रोती भाग जाएगी। 3 टर्न लिया इधर। रोहिणी लोग कहते हैं सब चिल्ला रही है, मेरी सब चिल्ला। चलो एक काम करो, लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, या फिर अपना वो स्पीकर देखो, ठीक है ना? बाकी लोगों को आवाज आ रही है। अब एक सिंपल सी बात करते हैं आपसे, जो है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में बात कर रहे थे। मैंने कहा था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, ये आपसे कहता है इफ एनी टू गिवन वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अगर आप किसी पैरेललोग्राम से दो वेक्टर्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर ये आपसे कहता था द रिजल्टेंट, जो भी आपका रिजल्टेंट है दैट इज गिवन बाय द डायगोनल। और कौन सा डायगोनल, तो वो भी आपसे कहा था पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज वेक्टर्स। अगर ऐसा है तो एक सुविधा के लिए मानते हैं, ये मान चले कोई पॉइंट है, ये हमने मान लिया ए, और ये सपोज कर लेता हूँ ये आपका वेक्टर है जो ओ ए से मिल रहा है। ऐसे इस पॉइंट का नाम मान लो बी, इसको मान लेता हूँ ये आपका वेक्टर बी, और इसको हम सपोज कर लेंगे ये आपका पॉइंट सी मान लेता हूँ, और ये मैंने कहा ये आपका रिजल्टेंट। क्या ये क्लियर हो जाता है? तो पहली बात तो लॉ ये था। दूसरी बात याद देखना, ये आपसे कह रहा था कि इस केस में जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर कितना होगा, तो ये आपने माना था ये होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और डायरेक्शन आपने माना था आप इस फॉर्मूले से देंगे tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बस हमारा क्वेश्चन बस इतना सा है कि हम क्या इन दोनों चीज़ों को प्रूव भी कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स मेरा आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। थीटा ध्यान देखना, थीटा है आपका टोटल एंगल, और अल्फा दिखा देता हूँ, अल्फा आपके लिए है द रिजल्टेंट ऑफ एंगल। क्या है क्लियर है? जब आप इसको प्रूव करने चलते हैं तो एक छोटा सा काम करें, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे। और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ये होगा कि मैं इस साइड को एक्सटेंड करूंगा और यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। क्या ये क्लियर हो जाता है? और ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है इसका नाम हम मान लेते हैं कुछ भी एन ओ पी, चाहे जो मान लो। तो एक काम करते हैं प्रूफ के लिए, आप पहले इतना फिगर दिखा दें मजे से।
डायग्राम तो वही पुराना है, ए और बी है, हमने कहा रिजल्टेंट आपका डायगोनल है। बस मैंने क्या एक एडिशनल दिखा दिया है कि एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है एक्सटेंडेड बेस पर, और मैंने नाम रख दिया है उसका एन। ठीक है, कुछ भी रख सकते हो। ये पॉइंट आपका है सी। क्या इतना फिगर समझ में आता है? हाँ ना, बताएं। बना दिया? बना देते हैं। ध्यान देखें मैं किस चीज़ से क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको नजर आएगा। सबसे पहले आप देखें जो आपका मॉड वेक्टर है, मॉड वेक्टर है, आपको देखेगा ये आपका ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो ओ ए से, और मॉड का मतलब मालूम है वैल्यू, जो आपकी ओ ए की वैल्यू है, जो भी 5 न्यूटन 10 न्यूटन है, वो हमारी काय से आ रही है, वो आपके इस वेक्टर ए से ये आ गई। ठीक, अब ऐसे ही आपका जो मॉड वेक्टर बी है वो आपको कहाँ से मिलेगा? वो आपको मिल जाएगा, आपको देखेगा मॉड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके लिए ओ बी। और ज़रा देखें रिजल्टेंट आपने कहाँ से एक्सप्रेस किया है, तो रिजल्टेंट आपने एक्सप्रेस किया हुआ है विद द साइड ओ सी। ठीक है ना, 3 चीज़ें तो ये समझ में आती हैं। और एक चीज़ आपने जो ड्रॉ कर रखी है उसको बता देता हूँ, वो आपका क्या है, आप कह देंगे सी एन इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन बेस, कह देता हूँ सिंपली। क्या इतनी कहानी समझ में आ जाती है? 2 लाइनें और आप इसमें नोट कर दो और आगे बढ़ा दिएगा। मॉड वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए, मॉड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ओ बी, मॉड वेक्टर आर इज इक्वल्स टू, आ दिख रहा है ये डायगोनल, यानी वो उसी से रिप्रेजेंट होगा। और आपका सी एन क्या है, वो आपने परपेंडिकुलर जो ड्रॉ कर रखा है वो है। कोई समस्या यहाँ तक? अब आ जाए हम सबसे खास बात पे चलते हैं। क्या आपको ध्यान है, पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है कि आमने सामने की साइड्स कैसी होंगी, पैरेलल। और इसका मतलब है अगर ये साइड आप ध्यान देखें कितना एंगल बना रही है, थीटा, तो फिर ये साइड जो आपने ये बना रखी है ये भी कितना एंगल बना रही होगी, ये भी एंगल यहाँ पर कितना हो रहा होगा। क्या इतनी मेरी बात समझ में आती है? हाँ ना, तो अपने फिगर में एक थीटा बढ़ा दें, बस इसके बाद हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपको पैरेललोग्राम की बेसिक समझ में आ गए, वैसे मैंने कहा हम जो अब आगे डेरिवेशन पर प्रोसीड कर सकते हैं। और डेरिवेशन में हम कहाँ से प्रोसीड करेंगे? सबसे पहले जरा देखें, क्या ये ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है? अगर ये ट्राइंगल नजर आ रहा है, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए सी एन, है ना। आए देखें ध्यान से, इन ट्राइंगल ए सी एन, जब आप ट्राइंगल ए सी एन में आएंगे, एक छोटा सा काम करें, जरा साइन थीटा देखें। क्या आपको याद है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, सही है ना। और अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो मतलब ये हो जाएगा सी एन अपॉन ए सी। क्या मैं सही हूँ? इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सी एन इज इक्वल्स टू हो जाना चाहिए ए सी साइन थीटा। अब एक मजेदार बात देखें, क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है, ए सी की वैल्यू इसके बराबर होगी, यानी आप कह सकते हैं सी एन इज इक्वल्स टू सिंपली कितना होगा, ये आपने मान रखा था वेक्टर बी, यानी ये थे बी की वैल्यू, जो भी 4 5 या 6 हो, तो आप कह सकते हैं ये हो जाएगा बी साइन थीटा। क्या ये पहली वैल्यू आपको समझ में आती है? हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने साइन थीटा निकाला था ऐसे ही मैं कॉस थीटा निकालूंगा, और मैं लिख देता हूँ एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस थीटा हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी आपकी ए एन की वैल्यू भी निकल आएगी, और ए एन निकल आएगा ए सी कॉस थीटा। ए सी दिख ही रहा है आमने सामने, तो पहले ही बता चुके, यानी आपको क्या मिलेगा, ए एन इज इक्वल्स टू हो जाना चाहिए कहीं ना कहीं बी कॉस थीटा। क्या ये दोनों वैल्यू क्लियर होती हैं? हाँ ना बोले। बस तो छोटा सा एक काम और करेंगे, मज़े से आप जरा इसको इतना
सॉल्व कर दें इन ट्राइंगल ACN, सही लिखा मैंने। दोनों कैलकुलेशन मिल जाती हैं, AN और CN की वैल्यू। AN और CN जो आपने एक्सटेंशन किया था ग्रीन कलर वाला, मैंने उसी की दोनों वैल्यूज निकाल दी है, बेस और क्या नाम बुलाता है वो परपेंडिकुलर की। सही है, सभी ने निकाल दिया। इतना भी एक लास्ट काम करें, ध्यान देखें, अब मैं बात करूंगा ट्राइंगल ONC की। ONC दिख रहा है, इस ट्राइंगल की बात करने वाला हूं, यानी मैं बात करूंगा बस इस ट्राइंगल को देखें। और मुझे एक छोटी चीज बताएं, क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है? हाँ या ना तो बताओ। चलो अच्छी बात है, अगर आती है तो बस मैंने इतना लिख दिया है फॉर ट्राइंगल ONC, तो आपको साफ तौर पे नजर आएगा। चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ, OC बराबर कितना होगा, OC इज इक्वल्स टू होगा आपका अंडर रूट ऑफ कितना होगा, एक होगा आपका ON स्क्वायर, नहीं यही होता है परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर, और प्लस होगा CN स्क्वायर। इसका अलावा OC याद है, OC आपको यहीं से दिख रहा होगा, मॉड वेक्टर R है या सिंपल R, जो भी आप कहना चाहें। अभी मैं फिलहाल रख देता हूँ मॉड वेक्टर R, अच्छा लगता है लिखने में, मजा आता है थोड़ा, है ना, स्टैंडर्ड फीलिंग आती है। ON स्क्वायर, ON कितना है जरा देखो ध्यान से, क्या ऐसा नजर आ रहा है, ON के दो टुकड़े हैं, OA प्लस AN, तो इसको मैं लिख देता हूँ OA प्लस, और अगर जरा अपनी निगाहों के घोड़े सही से दौड़ाओगे तो देखो ध्यान से, लगभग मेरा प्रूव हो चुका है। अब भी नहीं ध्यान किया कैसे, मैं दिखा देता हूँ मैं कहाँ चला जाऊँगा। एक लाइन और लिखता हूँ बस, फिर मैथमेटिकल सॉल्यूशन के लिए ऊपर जाएंगे। अंडर रूट ऑफ OA मतलब दिख रहा होगा ये A है, ये आपका वेक्टर A था, प्लस AN दिख रहा है, AN कहाँ गया, ये गया, AN था आपका B cos थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस CN कहाँ गया, ये आपका B साइन थीटा का स्क्वायर, तो स्क्वायर ही लिख दो यार, इतना क्या कर रहे हो, ऐसा कर दो ना, ये हो गया बस। आ जाए यहाँ तक सॉल्व, एक से एक सेकंड और लगेगी, फॉर्मेलिटी वाली लाइन। इतने में कोई समस्या हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे नहीं लग रहा पाइथागोरस में क्या दिक्कत आएगी। कर दिया, हाँ ना बताएं, अब सॉल्व भी कर पाओगे वो A प्लस B का होल स्क्वायर कर दो जरा ध्यान से, देखो ध्यान से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और साथ में आप करेंगे प्लस B स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा, और एक आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा मान के चलूँ कि आप 11th में आ गए हैं? नहीं नहीं मान के चलूँ? अरे मान लो यार, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नजर आ रहे हैं। बी स्क्वायर मन में कॉमन कर लो, साइन कॉस क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। बस देखो ध्यान से, तुम्हारा फॉर्मूला प्रूव हो तो गया। ये रहा अंडर रूट का ए स्क्वायर, ये दोनों मिलके, कौन दोनों मिलके? ये दोनों मिलके आपके हो जाएंगे बी स्क्वायर, और साथ में आपको मिलेगा, चेक कर लें, ये मेरा पहला प्रूफ खत्म हो जाता है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, सो ये यहाँ से आया। ये हो गया नंबर ए। अभी इसका पार्ट बी भी हम सॉल्व करेंगे, वो एक मिनट बाद। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कर दिया कंप्लीट सभी ने यहाँ तक? बस तो एक कौन सा बच गया? एक वो बच गया होगा टेन अल्फा वाला, वो भी हो जाएगा। जरा इस फिगर को फिर से ध्यान देखो तो छोटे से भी हो जाएगा। क्या दिख रहा है? फिर हम जाएंगे एंड, यहीं से दिखा देता हूँ। जब आप टेन अल्फा बताएंगे तो टेन अल्फा कितना होगा? टेन अल्फा इसका एंगल को देखो, ये हो जाएगा बेस अपॉन, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब टेन अल्फा होगा सी एन अपॉन, चलो ओ एन ही लिख देते हैं ना, ओ एन। और चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, यही कर लेंगे, ज़्यादा नीचे एक नहीं जा रहे। इसके आगे आप बताएंगे जी इक्वल्स हो जाएगा सी एन अपॉन, और सी एन अपॉन ओ एन कितना है? ओ ए प्लस ए एन, ये तुम पहले भी कर चुके हो, तो ओ ए और प्लस ए एन आ गया। चलो आ जाओ यहाँ तक, बस वैल्यू रखनी रह गई है। मिल गया? हाँ ना बताएं? बस तो आखिरी काम बताओ, सी एन की वैल्यू कितनी थी? चेक करो जरा। नहीं मिली? सी एन की वैल्यू थी आपकी बी साइन थीटा, लगे आप इसकी भी चेक कर लो, बी कॉस थीटा। अभी नहीं समझ में आया? बस रख दो। सी एन की जगह आप कितना रखोगे? सी एन की वैल्यू आप रखोगे बी साइन थीटा अपॉन ओ ए। ओ ए की वैल्यू तो यही दिख रही है ए, और उसका मैंने कहा था उसको भी देख लो, तो कितना हो जाएगा? बी कॉस थीटा। और भैया इसी को तुम फॉर्मूला समझ के बैठे हुए हो, खत्म बात, हो गई दोनों चीज़ें प्रूव। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं? चले ठीक है, दोनों प्रूव आपके होंगे, तो अभी अगर आपके आते हैं तो आप कर ले आएंगे, हाँ है ना? अब आप बता देते हैं कुछ खास बातें। अगली हेडिंग डाल दो। अगली हेडिंग तुम क्या डालोगे? अगली हेडिंग में डाल दोगे खास बातें, और क्या डालोगे? ये लो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कर दो हिंदी में अनुवाद, और क्या। ठीक, मुझे बताएं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला समझ में आ गया है? आप कुछ स्पेशल फैक्ट बता देता हूँ जो आपको डायरेक्ट काम में आएंगे, देखने ध्यान से। या बताता हूँ, ये वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। सबसे पहले चलता हूँ, वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन को ध्यान देखना हम एक नाम से और जानते हैं, और ये आप कह सकते हैं पैरेलल। एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ। मान के चले ये दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर आपके सेम डायरेक्शन में है या पैरेलल है। अगर ये सेम डायरेक्शन या पैरेलल में है तो क्या कोई बता सकता है इनके बीच का एंगल आप कितना मानेंगे?
जीरो है, आपको मालूम है पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है 0 डिग्री। सही है। और जिन्हें नहीं समझ में आता उन्हें वही पुराना वाला एग्जांपल देता हूँ हमेशा। घड़ी देखी है कभी? ऐसे क्या सोच रहा हो, पीछे ही लगी है। हाँ कुछ ऐसा सोच रहे घड़ी पिछली बार कब देखी थी है। घड़ी मुझे बताएं 12 बजे दोनों सुइयों के बीच का एंगल कितना होता है 0। ध्यान जा रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। 6 बजे कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि दोनों होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। 3 बजे कितना होता है 90 डिग्री। गुड वन। अब ये बताओ 1 बजे कितना होता है, ये क्वेश्चन है। 30 डिग्री। तीन पार्ट कर देंगे ना। नहीं आया शिवम? आया? कैसे आया बताओ? है 1 बजे दोनों सुइयों के बीच का एंगल 30 डिग्री होता है, तुम्हें कैसे पता चलेगा? और कौन दिया है 30 डिग्री? किसने बताया था? अविरल ने? यस सर। हाँ अविरल, बाकी लोगों को बताओ कैसे होता है 30 डिग्री? सर उसका 3 पार्ट कर देंगे ना सर? 3 पार्ट कर दोगे, सही कह रहे हो। कई तरीके निकाल सकते हो भैया। ऐसी मनोरंजक बातों में तुम अटके रहोगे तो तुम्हारी फिजिक्स कैसे चलेगी? आपसे मैंने पूछा था 3 बजे कितना होता है, तो 3 बजे कितना होता है 90 डिग्री। और 12 से 3 के बीच में कितने प्लेस होते हैं? 3 ही होते होंगे। 1 बजते होंगे, 2 बजते होंगे, अब 2:30 मत बजाना। हाँ तो अगर आपका ध्यान नहीं गया, हर प्लेस 30 डिग्री का होगा। डायरेक्ट निकाल सकते थे पूरा सर्कल कितने का होता है 360 डिग्री। एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स की बहुत छोटी छोटी बातें हैं बेटा। अभी आगे आगे सर्कुलर मोशन पढ़ोगे और आदमी घड़ी में ही लटका रहता है, 1 बज गए 2 बज गए पता नहीं कितने बज रहे। मैंने कहा सिंपल चीज़ों में पता रखो। अगर मान के चले आपका पूरा का पूरा प्लेस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, मैंने कहा पूरा जो आपका है यहाँ से 12, 3, 6 और 9 कर दें तो ये आपका पूरा कितना होता है 360 डिग्री। कितने पार्ट 360 डिग्री करते हो? 12 पार्ट। दैट्स व्हाई ईच पार्ट विल बी, एक एक पार्ट कितने डिग्री का होगा 30 डिग्री का। सही कहा मैंने? चलो और बताओ। इसके बाद मुझे रहे बताओ ये पार्ट कितने होंगे? कितने पार्ट होते हैं 12 से 1 के बीच में? 5। कितने कितने डिग्री के होंगे? 6 डिग्री के। समझ में आता है? और ये कोई गणित की किताबों में मिलता है, सामान्य ज्ञान से मिलता है। कभी किसी सिंपल से एग्जामिनेशन में आ जाए, घड़ी थी 1 बज रहे थे, 1:10 हो गए या 5 मिनट हो गए, जो भी कुछ कहना चाह रहा है बताओ। व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक? सो इट इज नॉट द क्वेश्चन विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सर्कुलर मोशन, दो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्कुलर मोशन, बट आई insist that it is the just question of your general knowledge। ये सर्कुलर मोशन ही कैटेगरी में नहीं डालेंगे भैया। 1 बजे एंगल कितना था, 1:10 में कितना होगा, मैंने कहा एक नॉर्मल बच्चे को पता होता है। क्या ये मेरी बात समझ में आती है? इसलिए ये ध्यान रखना, फिजिक्स में मजेदार बात है, सिंपल पढ़ोगे तो बहुत शानदार चीज़ मिलती है। उसमें तुम फॉर्मूला अप्लाई करने बैठ जाओगे तो कहानी खत्म। आए मुझे ये समझ में आता है सेम डायरेक्शन में 12 बजे कितना एंगल होगा 0 डिग्री। और अगर ये होगा तो ध्यान देखें तो फिर आपका रिजल्टेंट कितना होगा? रिजल्टेंट होगा √ऑफ a² + b² + 2ab cos ऑफ 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू नहीं, तो आप 0 की वैल्यू बता रही हैं, मैं cos 0 की वैल्यू पूछ रहा हूँ। cos 0 होता है 1। तभी तो दोबारा पूछा। क्या इसका √, आप डायरेक्ट ले लेंगे? कितना? a+b। सही कह रहे हैं। अब आगे बात करता हूँ फिजिक्स भैया, मैथमेटिक्स का अगला चरण है, इसलिए लोग आगे अटक जाते हैं। फिजिक्स में क्यों अटकते हैं कारण बताता हूँ। मैथमेटिक्स खत्म करके समझ लेते हैं हमने कर लिया। मैथमेटिक्स की अगली सीढ़ी फिजिक्स आती है। जरा ध्यान देखो ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये तो बताओ। ये क्या, मैं क्या बताना चाह रहा था इसमें?
मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर कभी आपके वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो जाएं तो उनमें किसी फॉर्मूले के चक्कर में फंसिएगा, आप उनका डायरेक्ट एडिशन कर देंगे, दैट विल बी द रिजल्टेंट। मैं ये कह रहा था। और आप कहेंगे हम कैसे मान लें, तो हम कहेंगे तो मानना ही पड़ेगा। कल तुमने ये नहीं माना था कोई आदमी 4 किलोमीटर गया फिर 3 किलोमीटर गया तो टोटल कितना गया, कहाँ से निकला था, यहीं से तो निकला था। अगर सेम डायरेक्शन है तो रिजल्टेंट क्या होगा, सिंपली a प्लस बी, दैट्स ऑल। तो इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये है फिजिक्स का कहना, ना कि वो कह रही है कि ये सब तुम रटो। क्लियर हो गया। दिखा दें एक सिंपल सी कंडीशन, वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन और पैरेलल। फुर्ती से दिखाते जाओ। फर्स्ट कंडीशन आप दिखाएंगे, वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन और पैरेलल। दिखा दें फिगर समेत, ताकि बाद में कहीं भूल जाए सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, तो आपको ध्यान रहे। ठीक, दिखा दें आराम से। तो r इज इक्वल्स टू आप कितना आ जाएगा, a प्लस बी। मिल गया सभी को, a प्लस बी। यहाँ है ना, बताएं कोई दिक्कत। अब एक काम कर दो, कंडीशन नंबर सेकंड डाल दो। कंडीशन सेकंड आप बताइएगा, इफ द वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इफ द वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन और एंटी पैरेलल। अगर आपके वेक्टर्स कैसे हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, और या आप कह सकते हैं कैसे हो, एंटी पैरेलल। अगर अपोजिट या एंटी पैरेलल होंगे तो तुम क्या करोगे, सही जवाब। आप इस थीटा को 0 के बजाय कितना लेंगे, आप इस थीटा को लेंगे 180 डिग्री। तो 180 कैसे बनाऊं, ऐसे बनाऊंगा, हो गया 180 डिग्री। अब मुझे बताएं cos 180 की वैल्यू -1, बढ़िया। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा, और इसका भी स्क्वायर रूट आप डायरेक्ट बता सकते हैं कितना होगा, यही हो जाएगा। दिखा दें, देन r इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। तो पूरा मत उतारने लगना, गधों टाइप, तो वहीं से उतार दो, थीटा बराबर 0 से। हाँ नहीं, कई बार अपने ऐसा का काम करते हैं, बाद में फिर लड़ते हैं आगे, सर ये हमने ये क्या लिखवाया आपने, मैं नहीं लिखवाया, तुमने लिखा है। तो डायरेक्ट हम कहाँ दिखा देंगे, r बराबर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। वैल्यू दिखाइएगा तो आपको मिल जाएगा r इज इक्वल्स टू a माइनस बी। और मैं प्रूव कर देता हूं, प्रूव तो मैं कल ही कर चुका था। कल मैंने नहीं कहा था कोई आदमी 4 किलोमीटर इधर गया फिर 3 किलोमीटर इधर गया, कितना चला, तो आप कर दे 1 किलोमीटर, तो यही तो कह रहा था 4 माइनस 3 यानी कि ये माइनस बी। अपोजिट होंगे, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और एक लास्ट चले जाएं, नेक्स्ट आप बताइएगा, इफ वेक्टर्स आर नॉर्मल और परपेंडिकुलर। कंडीशन सेकंड हो गई सबकी। थर्ड बताइएगा, इफ वेक्टर्स आर नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर करोगे तो थीटा कितनी लोगे, 90। तो ले लो, देन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और थीटा 90 लोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू आप बताएंगे मुझे 0। तो मुझे लग रहा है ये भी साफ हो जाएगा, केवल आपका कितना रहेगा, आपका हो जाएगा r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक मजेदार बात है, आप इसे पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, यही होती है। परपेंडिकुलर केस में राइट एंगल ट्राइंगल में r कितना होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट होना चाहिए। अब कोई समस्या किसी को नहीं, बढ़िया, ये अच्छी बात है। कुछ एक चीज़ें हम क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं, अगर हमें मिल जाएंगे तो।
आ जाए। क्वेश्चन नजर आ रहा है सभी को? नहीं आ रहा? ये ठीक है, एक सस्ता सिंपल सा क्वेश्चन दूँ पहले है। चलो ये ठीक है, ये सस्ता सा लग रहा है, छोटू सा। इस क्वेश्चन में पढ़ो जरा क्या कह रहा है। तुम्हारी शीट में भी दिया होगा है ना? शीट तुम्हारे पास है ही नहीं। कोई बात नहीं, हम भेज देंगे। नेक्स्ट आ जाए, द मैग्नीट्यूड ऑफ, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पी एंड क्यू। आपके दो वेक्टर पी और क्यू का रिजल्टेंट आपको दे रहा है आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से। तो जानना चाह रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। अब ये क्वेश्चन दो जगह पूछ सकते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में पूछ रहे हैं तो अगर तुम बिल्कुल ही मंद बुद्धि नहीं हो तो ध्यान देखो, तुमने कंडीशन अभी 1 सेकंड पहले सॉल्व की है। जो सबसे लास्ट लाइन है तुम्हारी यही है कि अगर 90 डिग्री होगी तो रिजल्टेंट कितना होगा, आर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यानी एक तो इसका डायरेक्ट आंसर है कि आपका थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा, 90 डिग्री। पर अगर मान के चलो तुम्हारे एकेडमिक एग्जाम में आया तो तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे, फॉर्मूला लेके। बिल्कुल सही, आप ऐसे सॉल्व करेंगे कि आप बताएंगे एज आर बराबर कितना होना चाहिए आपका, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, या चलो स्क्वायर ही कर देता हूँ डायरेक्ट, है ना, इससे तुम्हारी एक लाइन बच जाएगी। और ये आपको मालूम है आर स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये मैंने बताया बोर्ड पैटर्न, वो तो आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट, विद इन 1 और 2 सेकंड सीधा ही आंसर आ जाना चाहिए था। अगर ऐसा है तो आर की वैल्यू कितनी दे रहा है, अगली बार आप बताएंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इनमें से आपका q स्क्वायर से p स्क्वायर और इस q स्क्वायर से ये वाला p स्क्वायर कैंसिल होंगे। वैसे ऐसा नहीं होगा, q से q हो, p से p होंगे। ठीक, अब क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा 2pq cos थीटा बराबर कितनी होनी चाहिए, इसका मतलब हो सकती है, और वो है, और cos थीटा 0 कब होगी, सही कह रहे हैं। तो क्या ये मुझे बताओ, क्या मैं इसको π/2 लिख सकता हूँ, बेटर आंसर, कुछ नहीं और कुछ नहीं। कर दें आराम से सॉल्व, कोई समस्या नहीं। तुम्हारी शीट का क्वेश्चन है, शीट अगर मिल देंगे इसको तो मान लो क्वेश्चन नंबर 2। तो किसी आज पुरानी दुरानी शीट नहीं है। बताएं क्या है, क्वेश्चन समझ में आता है, हाँ या ना? ठीक है, और ये कहाँ के क्वेश्चन है बता देता हूँ। शीट में आपकी क्वेश्चन है जो आपका एक हेडिंग डली मिलेगी, कौन सी हेडिंग डली मिलेगी, यही वाली मिलेगी, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स की। तो खुद ही देख रहा होगा, अभी इतना ही पढ़ा है हमने, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, तो उसके आगे कहाँ करोगे, इसी पर भी है ना। चले, तो पहले मैंने एक छोटा क्वेश्चन कराया था, और कोई छोटू मोटू सा देखता हूँ। ये कह रहा है, ये पिछला वाला हो गया, चलो को हो गया नहीं हुआ, जरा बताओ। यस सर। ठीक, चलो तो एक काम करते हैं अगला। अब आप एक और क्वेश्चन में पढ़ें, इसके बाद एक और सस्ता क्वेश्चन कराता हूँ पहले। और सस्ता क्वेश्चन ये रहा, ये कह रहा है टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 9 and 7। दो वेक्टर हैं आपके जिनकी मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू कितनी है, 9 और 7, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 60 डिग्री। क्या ये समझ में आता है? इसका मतलब क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान देखें। कुछ भी वेक्टर मान लो, ए और बी मान लें। एक वेक्टर ए दिया है, दूसरा बी दिया है, और एक दूसरे से एंगल यानी कि
थीटा दिया हुआ है। तो और फिर आपको दोहराऊंगा, क्वेश्चंस करने हैं, पहले डाटा पकड़ना सीखिएगा, डाटा नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। अब कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा, बाकी मेरे पास इतना हिम्मत ही नहीं पड़ती मेरी, बाकी पढ़ूंगा, सोचता हूँ जितना मिल रहा है उतना ठीक है। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं? कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला नहीं मालूम? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसने कहा था पहला स्टेप डाटा पकड़ में आ जाए कि ए बी थीटा दिए हैं। और सबसे खास बात, जब आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट पूछ रहा है तो जो खास बात है भैया वो आपको फॉर्मूले याद हो, या नहीं याद है तो इंस्टेंट आप उनको पीछे कवर अप कर सकें। और एक लास्ट चीज कहूँगा, वो तो खैर आवश्यक ही है, उसके बिना कुछ नहीं होना, वो ये है कि इनटू डिवाइड आते हैं। ठीक, चेक कर देते हैं, यही आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस थीटा, कर चले जाओ कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, एक दिया था आपको 9, एक आपको दिया है 7, साथ हो जाएंगे 2 इंटू 9 इंटू 7 इंटू कॉस थीटा कहाँ गई, ये रही 60 डिग्री। चलो देख लो कितना आता है आप, 16 टोटल। 16 तो नहीं आना चाहिए। हाँ वही मैंने कहा 16 कैसे आ गया, तुमने डायरेक्ट जोड़ दिए 9 और 7। अंडर रूट 193, ये कुछ ठीक लग रहा है। ये 81 हो गया होगा, वो 49 हो गया होगा, 81 और सही है ना, 193 है, 130 और 130 के साथ होंगे आपके 63 यानी 193, और 193 का अंडर रूट कितना होगा, तकरीबन 15.8 के आसपास। अब मुझे बताएं, मुझे कैसे पता चल गया 15.8 के आसपास है? हाँ सॉरी 13.8, कैसे पता चला? क्योंकि 196 का अंडर रूट देख लें 14 होता है, तो ये 14 से सॉरी 196 से थोड़ा ही छोटा है ना, थोड़ा छोटा अंडर रूट हो जाएगा, 13.8 या 13.9 ऐसा समथिंग आंसर हो जाएगा, खत्म। एक तो ये आपने निकाल लिया। अभी इसमें और भी एक चीज पूछ रहा है, ये कह रहा है एट व्हाट एंगल इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट किस एंगल पर है। रिजल्टेंट का एंगल आप कैसे निकालते हैं, किसी को याद है? tan अल्फा से, बिल्कुल सही। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर सेकंड। आप बताएंगे tan अल्फा इज इक्वल्स टू होगा b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। और दिखा देता हूं, इसका मतलब आपका tan अल्फा इज इक्वल्स टू होगा b कितना था, b था 7, बढ़िया। आप एक काम करें, देखें ध्यान से, एक छोटी चीज बताता हूँ, ये आपको जब पढ़ा रहे थे तब बताया था। ये एंगल पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? रिजल्टेंट का एंगल किससे पूछ रहा है? 9 से। क्या आपको याद है मैंने कहा था जिससे अल्फा पूछा जाए वो a मानना, तो मतलब ये क्लियर हो जाता है a को हम 9 मानेंगे। हमने 9 को a इसलिए नहीं माना क्योंकि ये पहले दिया है बाद में दिया है, हमने 9 को a यहाँ पर क्यों माना है, समझ में आ रहा है? इस कैलकुलेशन में तो चाहे जिसको a भी मान लो, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ना, क्योंकि इसमें तो a और b के पहले बाद में होने से कोई फर्क है नहीं। इस इस इक्वेशन को सॉल्व करते समय a और b का ध्यान रखना, ये रिमाइंड करा रहा हूँ। ये देखना किससे पूछ रहा है, अगर 9 से पूछ रहा है मतलब 9 को a मानना है, और बाय द वे अगर 7 से पूछ लेता तो मैं 7 को a मानता, 9 को b। क्लियर हो गया? चलो कर दो, किसको a मानना था, 9 को, तो आपका ये हो गया 7 साइन कितनी थी, 60 थी ना, और अपॉन हो जाएगा a यानी कि 9 प्लस 7 इंटू कॉस 60। चले आ जाए यहाँ तक, फिर मैं आप बताता हूँ, नहीं आप कैसे सॉल्व करेंगे अभी हाल दिखाता हूँ। कैलकुलेशन भी आपको कई बार बताते हुए जाएंगे कि आप जल्दी कर सकते हैं अगर चाहें तो।
इतना नोट कर दें, फिर मुझे बताइएगा। कर दिया? हाँ देखो ध्यान से, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ठीक है, और आगे बताऊंगा, अगर जल्दी करना हो तो कुछ छोटी छोटी बातें याद रखना। पहले भी मैं आपको बता देता हूँ उस फॉर्म में जिसमें मैं इनमें निकालूंगा। मैं लिखूंगा tan अल्फा, ये हो गया आपका 7√3/2/9 प्लस cos 60 मालूम है 1/2 होती है। क्या हो गया? अच्छा √3 था, जो मैंने कहा cos 60 कितनी है? 1/2। क्या तुम्हारा ध्यान जा रहा है? 2 और 2 एलसीएम के कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये रह जाएगा अपॉन 2 9 जा 18, 18 और 7। अब एक मजेदार बात है, ये tan अल्फा की ऐसी वैल्यू है जो ना तुम्हें मालूम है और ना हमें मालूम है, तो इसका इलाज क्या होगा? इसके दो इलाज हैं, या तो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, पर कैलकुलेटर जो मैंने पहले ही बताया था, कैलकुलेटर भैया केवल और केवल वो मेरे पास उपलब्ध होता है। तो तुम क्या करोगे? तो तुम्हारे लिए जो उपचार है वो ये है, आप स्पेशली बायो वाले ध्यान से देख लीजिएगा, आप इसको लिखते हैं ऐसी कोई वैल्यू जो आपको दिख रहा है अटपटी है, जो आपकी 5 वैल्यूज में शामिल नहीं है। और कौन सी 5 वैल्यूज की बात कर रहा हूँ? tan 0, tan 30, tan 45, tan 60 और tan 90। इन 5 वैल्यूज के अलावा छठवीं वैल्यू किसी को नहीं आती, तो ये चिंता ही मत कीजिएगा कि क्या होगी। इसको हम सिर्फ और सिर्फ लिखते हैं tan इनवर्स के फॉर्म में, अल्फा बराबर tan इनवर्स, फिर जो भी दिया होगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है क्या ये समझ में आ जाता है? हाँ, किसी बुक्स को जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, किसी बुक में हिंट दी होती है tan 63 डिग्री 25 मिनट बराबर इतना पॉइंट इतना, तो मतलब वो इसीलिए दी होती है कि उसकी वैल्यू है। तो किसी किताब में दी हो तो मान लेना, बाकी क्वेश्चन में के तौर पर सॉल्व कर रहे होगे तो जो कौन वैल्यू बताएगा, तो इसको आप कैसे लिख के आएंगे? हाँ, ये फॉर्म कहाँ नहीं लिखेंगे कि अगर tan अल्फा बराबर 1/√3 आ रहा हो तो मत लिख देना tan इनवर्स 1/√3, मजाक लगेगा। तो फिर आपका आंसर होना चाहिए 30 डिग्री। समझ आ गई मेरी बात? कर दें आराम से, सेकंड पार्टी कर रहे थे, परसों कर लिया था ना? ठीक है, मजे से इसको दिखा दें और यहाँ लिख देता हूँ हो गया क्वेश्चन? हाँ ना, बताएं। ठीक, और एक ट्राई कर लेते हैं छोटू सा। क्या कह रहा है? ये पिछला हो गया कंप्लीट। अब की बार कह रहा है टू फोर्सेस मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशियो 3:5। अब पहले एक पुरानी बात पूछेंगे, दो चीजों का रेशियो दिया हो तो क्या करोगे? सही कह रहे हैं, 3x और 5x मानते, तो याद आ गया। अभी 10th में वो शायद फादर और चाइल्ड वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही करके आए होंगे। तो बढ़िया, दो फोर्सेस का रेशियो ये है, तो हम एक काम करते हैं, पहले हम यही मान लेते हैं, बाद में सवाल देखेंगे। और ये हमने क्या लिखा, आप कह देंगे लेट फोर्सेस आर F1 मान लो कितना, क्या रेशियो था? 3:5 है ना, तो ये मान लो 3x और F2 आप कितना मान लें? 5x। किसी को इसमें कोई आपत्ति हो तो मुझे बताएं। नहीं कि हाँ नहीं, बस। अब क्या कहना चाह रहा है? अब आगे पढ़ो, आगे क्या 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 बोल रहा है? वो कह रहा है इफ द 3:5 गिव्स ए रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन। ये आपको कितना रिजल्टेंट देते हैं? 35 न्यूटन का रिजल्टेंट देते हैं। इसका मतलब पहली चीज हम सॉल्व कर लेते हैं, r बराबर आपका कितना होगा? √ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और साथ में cos थीटा। इसमें तो कोई समस्या नहीं ना किसी को? ये वही फॉर्मूला आपका a² + b²। बाकी हम इसको हर बार
अलग अंदाज में लिखेंगे, कभी v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, कभी f1 f2, और आगे जाओगे तो टाउ 1 और टाउ 2 तक के स्क्वायर आएंगे, है ना, यानी तुम्हारे पहले ताऊ जी और दूसरे ताऊ जी दोनों। अब आओ आर कितना दे रहा है, आर कहाँ गया, रिजल्टेंट था 35 न्यूटन। चलो करो f1 और f2 के स्क्वायर, फुर्ती से कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर f2, 5 का स्क्वायर हो गया 25x स्क्वायर, प्लस आपको मिलेगा 2 इंटू 3x और इंटू में आएंगे 5x, और साथ में मौजूद होंगे आपके cos 60 डिग्री, अच्छा 60 दिया है सॉरी। तो सॉल्व कर लोगे कि अभी नहीं कर पाओगे, x 5 आएगा, 5 आ जाएगा, 15 25 सॉल्व एक तो नीचे में लग रहा है, नीचे आ गए धीरे से। हाँ इधर देख, इधर इधर रोनी, बायोलॉजी ली होगी है ना, हाँ बायोलॉजी वालों का आधा मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, मैं सही बता रहा हूँ, उसका कारण है वो पहले डिक्लेयर कर देते हैं मैं बायोलॉजी का हूँ। मैंने कहा 10 और 10 कितने होते हैं, पता नहीं, मैं बायो वाला हूँ, 10 और 10 बुरे मैथ वाले पूछो। जी हाँ, इसको ऐड करने भैया कौन सी दिक्कत आ रही है, कितने होंगे जरा देखना, एक सेकंड इधर देखो इधर, और ऐसे ही कीजिएगा नहीं तो आप रह जाएंगे। स्पीड भी यही चाहिए। cos 60 कितनी होती है, बढ़िया, ऐसा कोई काम नहीं कर रहा जो आप कहते हैं हमने नहीं पढ़ा, हो ही नहीं सकता। अब कितने बचे, 5 3 जा 15x स्क्वायर, 15 और 25 कितने होंगे, 40। अब ऐसे मत गिनने लगना, हाँ उंगलियां छोटी पड़ जाएंगी, 25 कहाँ से लाओगे, तो इसलिए कहा 15 और 25 कितने हुए, 40। 40 और 9 कितने हुए, 49। क्या 49 का रूट मालूम है, तो फिर दिक्कत कहाँ है, फिर आप क्या कर देंगे 35 बराबर, इसलिए मैंने कहा मैं फालतू लाइनें लिखता ही नहीं हूँ, सीधा बढ़ता हूँ और वो चीज़ पूछता हूँ जो आपको मालूम है। 25 और 15 का टोटल आप कर सकते हैं, 49 का अंडर रूट भी आप पूरन कर सकते हैं। 49 के अंडर रूट के लिए थोड़ी कह दोगे 49 का रूट सर मुझे कैसे मालूम होगा, मिलवा वैल्यू। और 35 बराबर 7x है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 ही आ रहा है ना। और अगर x आ गया अब भी नहीं समझ में आया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वैसे तो आंसर ओरल हो गए, बोर्ड एग्जाम में इसलिए यहाँ लिख दोगे हैंस, थोड़ा अंग्रेजी भी आनी चाहिए ना। फोर्सेस आर F1 बराबर F2 बराबर, अब इनको हमसे मत लिखवाओ यार, एक 3x एक 5x है, 15 और 25 हो जाएंगे। चलो इंटू करके दिखा देना, बराबर कितने न्यूटन, 25 ना, सही है, हाँ ना बताएं। इस लाइन का मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ठीक रखिएगा, क्योंकि अगर आप 11वीं की शुरुआत में मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं सीख पाए तो वहाँ चलेगा, फिजिक्स आपको रुला लेगी 12th तक, बिल्कुल लिटरल रुलाना कहते हैं इसे, आंसू वाला वही। और बाकी जो मैंने कहा तुम भयानक वाले सपने देख रहे हो कि बढ़िया है कोरोना फैला हुआ है, 1-2-4 साल और फैला रहा है, सोई हम MBBS करके आते हैं, एकदम नया धंधा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बेरोजगार भटकोगे। चलो एक नेक्स्ट आते हैं, विंड इज ब्लोइंग फ्लैग इज होस्टेड, ये छोड़ो, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तो एक सादा क्वेश्चन करोगे पहले, और सिंपल कौन सा करोगे, इसको कर लेते हैं। प्रूव दैट व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, अब बहुत ध्यान से देखना,
आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, और कौन से वेक्टर हैं आपके इक्वल मैग्नीट्यूड इज 2π/3। जब इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स का एंगल 2π/3 है। बाकी बाद में करेंगे, पहले हम इतना लिख देते हैं। आपका वेक्टर नंबर ए हमने मान लिया कितना है, अरे मैं मान लेता हूं जो आपका मॉड वेक्टर है ये मैंने मान लिया ए है, और ऐसे ही मॉड वेक्टर बी भी मैंने मान लिया कितना है ए। तुम कहोगे दोनों ए क्यों मान रहे हो, क्योंकि हमसे कह रहा है इक्वल मैग्नीट्यूड, और ये भी कह रहा है एंगल आपको दिया है क्या, पाई की वैल्यू आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री में पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, इसलिए आप इसको लेंगे। और ये छोटी छोटी बातें इनको पकड़ते हुए जाइएगा, नहीं तो मैंने कहा दिक्कत में आएंगे। कितना हो जाएगा 62 या 120 डिग्री, और कोई मान काम नहीं करता, 3 6 या 18 ही पढ़ रहा हूँ, समझ आ रहा है। जो मैंने कहा शुरुआत उठा 2-3 चैप्टर है जहाँ तक हम लोग, कई बार आपने ध्यान दिया मैं कैलकुलेशंस बताता हूँ आप कैसे करते जाएंगे, कैलकुलेशन वीक रहेगी कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे ही निकल गया, प्रूव क्या कराना चाह रहा है, कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम। आप प्रूव करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट उनमें से किसी एक के बराबर है। तो पता नहीं है कि नहीं, पहले मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हम देखें तो कितना है, और ट्राई करते हैं। जवाब जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, यही तो लिखोगे। कितना होता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, आपको मालूम है मॉड वेक्टर आर होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही होगा। आओ ध्यान से कितना होगा, इसका मतलब मॉड वेक्टर आर इज इक्वल्स टू होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, बी भी आपका ए है 2aa, और थीटा कितनी थी 120 डिग्री। आ जाए यहाँ तक, फिर वैल्यू रखते हैं 1 मिनट में, फिर देखेंगे, कर दे मजे से। दो वेक्टर इक्वल दिए हैं, थीटा का आपको गिवन है, आराम से आप मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालें, निकलना होगा तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, तब देखेंगे। हो गया इतना, जब आप यहाँ तक आ जाएं तो मुझे बताइएगा, पहुँच गए यहाँ तक। अब आप मुझे देखें 1 सेकंड, ठीक है। और बेटा आप जो गड़बड़ कर रहे हो बताते हैं, आप क्या है टीचर पे नहीं सुन रहे, ये आपका ड्रॉबैक है। और ये ध्यान रखिएगा, जब भी आदमी बता दें मंदिरों में जाके जूते को जल चढ़ाता है तो उसकी पूजाएं निष्फल हो जाती हैं, और ये हम सबके साथ सत्य है। कभी किसी मंदिर गए हो, अच्छे मंदिर, अचलेश्वर, खेड़ापति वगैरह, कभी जल और फूल चढ़ाना तूने कभी ध्यान दिया है? तुम जल और फूल किस पे चढ़ा के आते हो? अपने जूतों पे। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, ये बताओ। सही कह रहा हूँ। खेड़ापति में गया हुआ आदमी हनुमान जी पे फूल चढ़ा रहा होता तो ऐसे देख रहा होता है, हनुमान जी जूते कहाँ हैं? ओम ओम। तुलसीदास ने सैकड़ों वर्ष पहले इसलिए लिख दिया था, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उसने प्रभु की मूर्ति को वैसा ही देखा। जल यहाँ चढ़ा रहे होते हो, दिमाग में जूते चल रहे होते हैं, ये भी भूल जाते हो। जिसके लिए तुम अपनी रक्षा के लिए आए हो, तुम्हें इस पे भी शक है वो जूतों की रक्षा कर पाएगा कि नहीं। तो मतलब पहले तो ये चेक करोगे तो उसमें तो भरोसा है कि नहीं है। सही कहा ना मैंने? पहले तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो कि अगर तुम्हें ये शंका है बोले जी सामने बैठा हुआ व्यक्ति हमारे जूते नहीं रक्षा कर पाएगा, तो अपनी रक्षा का भार उसको तुम कहाँ सौंपने चले गए। मैंने कहा आप में विश्वास की कमी ना हो। जैसे पहले तो मैंने कहा बेटा इधर ध्यान दें,
जब तक आप यहाँ ध्यान नहीं देंगे और सेल्फ प्रयास नहीं करेंगे आपके साथ ये दिक्कतें बनी रहेंगी। इसलिए मैं आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए रुक के पढ़ा रहा हूँ। मैं एक सेकंड में आंसर निकालने भाग जाता, मुझे कहाँ आना है। और भाग क्या था, आधे लोग मुझे आंसर बता ही देते, ये आंसर मैं खत्म कर चुका होता अब तक। जरा मुझे बताएं इसके बाद आप क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद तुम क्या लिखोगे बताओ। मतलब पहले एक बार 120 की वैल्यू लिखोगे फिर सम करोगे, सही है। इसलिए हर बार बताता हुआ जाऊंगा, बेटा ये गलती पूरे जीवन भर से करते आ रहे हो, तुमने सीखा ही नहीं। तुमने मैथमेटिक्स पढ़ी बहुत, सीख नहीं पाए। आप देखना जरा समेशन का नंबर और एडिशन का नंबर कहाँ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी जगह मैं होता तो पहले देखता पूरे में ए स्क्वायर है और ए स्क्वायर है तो ए कॉमन आ जाएगा, पहले मैं ब्रैकेट या ऑफ की तरफ जाता। सही बोल रहा हूँ ना। इसलिए मेरी और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में फ़र्क है, क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स सीखी है और आप सिर्फ पढ़ के पास हुए हो। नंबर जरूर आप वजनदार बताओगे। हमारे मैथमेटिक्स में बोले 96 थे, मैंने कहा आता क्या है, बोले कुछ नहीं, सवाल करने आते हैं, सवाल दे दोगे लगा देंगे। सही बोल रहा हूँ ना। इसलिए मैंने कहा बेटा सीखें, अब वक्त है जहाँ आप सीख सकते हैं। 11th का यही यूटिलाइजेशन है, मैं आपको हमेशा बताता जाऊँगा, पर्टिकुलरली मेरे जैसे टीचर के साथ जो जब आप एडमिशन लेंगे उसी के 3 दिन के अंदर आपको बिल्कुल साफ बता देगा अगर आप पढ़ने आए हैं तो आप गलत जगह आ गए हैं। पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग विद्यमान हैं और आज की डेट में तो मैंने कहा पढ़ाने के लिए टीचर भी मौजूद हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, तो पढ़ तो आप कहीं भी सकते हैं। सीखने के इच्छुक हैं तो मेरे साथ बैठे, सिंपली। सही है ना। आए देखे ध्यान से, अगर मैं करता तो मैं क्या करता, मैं तो ए कॉमन ले आता, 1 और 1 2 ये मन में देख लेता। cos 120 की वैल्यू किसी को ध्यान है, -1/2, बहुत बढ़िया। तो ये भी दिख जाता, -1/2 और 2 ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर इतना नहीं भी दिखता तो मुझे इतना तो दिख ही जाता, और इसलिए मुझे मिल जाता 2 - 1 जो बचेगा 1। और मुझे ये भी मालूम है 1 का √1 होता है, और मुझे ये भी मालूम है ए 1 जा 1 ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पर मेरा आंसर ही निकल जाता। और जो मैं आंसर निकाल रहा हूँ बहुत ध्यान से देखें, जो मैं कह रहा था, ये मैं कोई मैथमेटिकल बाजीगरी और जादूगरी नहीं कर रहा, ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रहा जो आप कहेंगे हमें नहीं मालूम। एक्सेप्ट हो सकता है आपके cos 120 की वैल्यू मुझे याद नहीं है, उसके अलावा आप कोई भी स्टेप ऐसा नहीं कहोगे कि ये अरे ये तो हमें पता ही नहीं था। ऐसा भी हो जाता है क्या, बोले ये कॉमन आके बाहर आ जाए, नहीं। इसलिए मैंने कहा था बहुत ध्यान से बेटा देखें, अदरवाइज क्या होगा, न्यूमेरिकल पोर्शन में फिजिक्स के आप अटक जाओगे। तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो अपने पहला विकेट भी नहीं गिरा, अभी तो पारी का शुरुआती 5 ओवर चल रहे हैं, पावर प्ले वाले। स्पिन अटैक तो भी आना बाकी है। कर रहे हैं आराम से। करें और पूरा दिमाग लगाएं, आखिरकार ये ऐसा क्या करते हैं कि इतनी तेजी से सॉल्व कर ले आते हो और तुम्हें समझ में आएगा कुछ नहीं करते। जो उपलब्ध ज्ञान है, और ज्ञान हमारा आपका बराबर है, कैलकुलेशन में हमारा आपका ज्ञान बराबर ही भैया। 2 3 जा 6 हमें भी मालूम है, तुम्हें भी मालूम है, उसमें हम कोई अलग से थोड़ा ना ले आएंगे। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ऑफ MSc 2 3 जा बराबर 7.9, ऐसा लाया जा सकता है, बराबर ही हम दोनों ज्ञान। बस मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, दो सीखें मेरे साथ, ये हमेशा कहूँगा। कर दिया आपने, और देखें ध्यान से, क्या जो हम प्रूव करना चाह रहे थे प्रूव हो गया। यही प्रूव कराना चाह रहा था, देखो क्या प्रूव कराना चाह रहा था, ये कह रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। इसीलिए आराम से चर्चा कर रहे हैं। फिजिक्स में बेटा जिसने लैंग्वेज सीख ली और कैलकुलेशन सीख ली वो आगे सफल हो गया। तो क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू, काय के इक्वल है, 1 ऑफ देम, उनमें से किसी एक के। तो कौन कौन से थे, दोनों यही थे, चाहे ए के इक्वल मान लो चाहे बी के इक्वल मान लो, दैट इज प्रूव। और इसलिए ज्यादा वो बोर्ड एग्जाम में हो तो लिख सकते हो प्रूव्ड, है ना। कर दे खत्म। इसलिए क्वेश्चंस को उस क्रम में नहीं करा रहा जिस क्रम में दिए हैं, इसलिए मैंने पहले कहा पहले एकदम सिंपल देखूं
फिर अगले लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टफ पे जाऊंगा। तो कोई कहता सर पहले से शुरुआत क्यों नहीं की? हो गया है कंप्लीट? हाँ ना बताएं, सभी का आ गया, कोई डाउट? और आगे बढ़ते हैं मजे से। एक क्वेश्चन आपको ये दिया है, विंड इज ब्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। हवा जो है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और आपका फ्लैग होइस्टेड एट ए शिप, किसी जहाज पे लगा हुआ झंडा कहाँ जा रहा है? इज हार्बर फ्लटर अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये कहाँ फ्लटर कर रहा है, कहाँ किस तरफ फ्लटर माने समझ आता है? वो क्या कहते हैं अपन, फड़फड़ाना, लहराना, ऐसा कुछ। किस डायरेक्शन में जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। बढ़िया। इफ द शिप स्टार्ट्स मूविंग एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, अगर आपका शिप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगे टुवर्ड्स नॉर्थ, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग? तो फ्लैग का डायरेक्शन क्या होगा? बहुत ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में अपने को ही नहीं समझ में आता करना क्या है। मैं बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। क्या पहली चीज दिख रही है? आपका जहाज हार्बर पे खड़ा हुआ है। हार्बर बोले तो हिंदी में क्या कहलाते हैं? हार्बर को हिंदी में क्या कहते हैं? बंदरगाह। बंदरगाह ही कहलाते हैं ना। और आपका झंडा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लहरा रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, हवा की वेलोसिटी नॉर्थ ईस्ट है, झंडा उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में हवा होगी। अब आपका जहाज भी चल पड़ा। जब जहाज चल पड़ेगा तो क्या तुमने ध्यान दिया, हवा की दो वेलोसिटीज हो जाएंगी, एक नॉर्थ ईस्ट में और एक किसी और डायरेक्शन में जो जा रहा होगा। क्या आपका ध्यान जा रहा है? इन दो वेलोसिटीज के चलते झंडा किस डायरेक्शन में जाएगा? पहली वाली के, दूसरी वाली के, या किसी तीसरे डायरेक्शन में? क्यों ईस्ट? क्यों? नाव ऐसे जाएगी तो हवा चल रही है तो इधर ही जाएगी। तो मैं आप बताता हूँ, आपने ध्यान नहीं दिया, इस झंडे पर आपकी दो वेलोसिटीज अप्लाई हो जाएंगी। वन वेलोसिटी ड्यू टू द विंड एंड अदर वेलोसिटी ड्यू टू द शिप। और आप भूले हमने वेक्टर्स का एडिशन या रिजल्टेंट निकाल रखा है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर। इसका मतलब आपका झंडा जिस तरफ भी जाएगा, वो भविष्य कहाँ जाएगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये तय जहाँ भी जाएगा वो इन दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट होगा। क्या है, मेरी बात समझ में आती है? हाँ ना। आए देखते हैं झंडे पे कौन सी दो वेलोसिटीज काम करेंगी। आओ सबसे पहले मैं देखता हूँ झंडे पे पहली वेलोसिटी जो काम करेगी। पहले बताओ तुम्हें ये मालूम है? ये एक बार और पूछा था, फिर से पूछ लेता हूँ। सबको मालूम है नहीं मालूम? आओ फिर मैं पेन बदल देता हूँ, पेन में मैं ले लेता हूँ व्हाइट। चले, विंड इज ब्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्शन कहाँ दिया है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट समझ में आ रहा होगा, ये रहा नॉर्थ ईस्ट। इस डायरेक्शन में आपकी हवा चल रही है। ये मैं लिख देता हूँ, ये आपका क्या है? ये आपका VW लिख देता हूँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी हो गई नॉर्थ ईस्ट। एंगल दिख रहा होगा 45 डिग्री होगा, वैल्यू दी हो, बाद में चेक कर लेंगे कितनी थी। अब अगली चीज, आपका शिप कहाँ जाने लगा? एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड नॉर्थ। अब एक जो है महान क्वेश्चन फिर से लगेगा, अगर जहाज नॉर्थ जा रहा हो तो झंडा किधर जाएगा? साउथ ईस्ट। अगर जहाज नॉर्थ जा रहा हो तो झंडा साउथ ईस्ट जाएगा। क्यों? सर बस वैसे ही तुक्का, फुटबॉल। अच्छा चलो एक और सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, तुमने वो कोयले वाले इंजन देखे हैं? ट्रेन में कोयले वाले इंजन आते थे ना पहले, देखे होंगे। हम कहते हैं कौन सा, शोले देख लो और कौन गदर देख लो, और ऐसे ही का तो कई फिल्में हैं, कई में दिख जाते हैं। मुझे बताओ, कोई इंजन अगर ईस्ट वर्ड जा रहा हो तो धुआं किधर जाएगा? मजेदार बात पूछता हूँ इसीलिए। और भैया तुमसे पूछ लेता हूँ, कभी तुम झंडा लेके चले हो अपनी जिंदगी में? तुम एक झंडा लेके ईस्ट की तरफ भागना,
झंडा कौन से डायरेक्शन में लहराएगा? समझ आ गया मेरा प्रश्न? दिक्कत ये है कि हमें हम जो नहीं कहता मानसिक विकास कभी कभार अवरुद्ध कर देते हैं। भैया जब तुम ईस्ट जा रहे होगे झंडा वेस्ट लहराएगा। सही बोल रहा हूँ ना? कभी ऐसा झंडा सुना है तुम ईस्ट दौड़ पड़े, झंडा तुमसे आगे आगे? बोले क्यों? बोले मैंने सुन रखा है झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो बोले मैं ऊंचा हो जाऊंगा। ऐसा थोड़ा होता है। इसका मतलब अगर आपका शिप जो है, शिप आपका कहाँ जा रहा है? नॉर्थ। इसका मतलब जो आपका झंडा है वो किस डायरेक्शन में लहराएगा? और दोनों स्पीड देख लें कितनी थी, ये आपकी थी, चलो VW जाए V1 लिख देता हूँ, V1 V2 से जल्दी समझ में आएगी। कितनी थी? ये थी कहाँ गई? 70। और इसके बाद शिप की वजह से झंडा कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। ये V2 बराबर लिख देता हूँ 50 किलोमीटर पर आवर। अब तुम इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं निकाल पाओगे, निकाल ले जाओगे बड़े आराम से। काम करो, पहले फिगर बनाओ। बोलो बोलो, पूछो। शिप की वजह से हवा इधर चलेगी और ओरिजिनल हवा उधर चल रही थी। दोनों की स्पीड का क्या होगा? रिजल्टेंट आपका आएगा। इसको थोड़ा उधर लिख दूं ताकि मैं इधर जो है वो डायग्राम बना सकूं। V2 दिया हुआ था, कितना दिया था? V2 बराबर दिया था 50। V2 बराबर है आपका 50। वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। करीब नहीं होते बेटा, प्रोजेक्ट्स में करीब में तो -1 मिलता है। बोले सर मैंने B लगाया, जस्ट नीचे वाला C सही था, एकदम जस्ट ऊपर खड़ा था मैं, एकदम C सही था, B लगा के आया। मैं बताऊंगा ITI में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। ITI हो जाए IITI मिलेगी। बना दिया इतना नॉर्थ ईस्ट और इस सब। अब रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? रिजल्टेंट में दिख रहा है वो जाएगा कुछ ऐसे ही जाएगा ना। और ध्यान रखना कहाँ जाएगा ये अभी से डिक्लेयर कर भी नहीं सकते, वो तो एक्चुअल एंगल आएगा जो भी आएगा। कहाँ जा रहा है रिजल्टेंट? तुम देखोगे रिजल्टेंट ये रहा, ठीक है ना? और चेक कर लेना जो भी हो। ये आपकी क्या हो गई? ये हो गया आपका रिजल्टेंट। क्या अभी फिगर साफ तौर पे समझ में आ जाता है? हाँ ना बताएं। अब जानना क्या चाह रहा है? अच्छा केवल ये जानना चाह रहा है कि इसका एंगल कहाँ होगा, डायरेक्शन कहाँ होगा। डायरेक्शन के लिए काम कर लो। किस तरफ से डायरेक्शन देखना चाहोगे? नॉर्थ ईस्ट से या साउथ से? जहाँ से तुम चाहो वहाँ से बता देंगे। कहाँ से देखना चाहते हो? नॉर्थ ईस्ट से देख लें। नॉर्थ ईस्ट से देख लेते हैं। ये मैंने इसलिए पूछा कि जिससे कहोगे उससे अल्फा मान लेंगे, और जिससे अल्फा मानोगे उसको ए मानना, बस इसलिए पूछा। इससे मानो अल्फा इधर वाला निकालो तो इसको ए मानना, ठीक है ना? क्या इतना कहानी क्लियर हो गई? अब एक लास्ट काम चल देते हैं। लास्ट काम आपके फिगर सबका बन गया। छोटा सा काम कर दें, इसमें आप बताइएगा इफ अल्फा इज एंगल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से हमने मान रखा है एंगल अल्फा। देन ध्यान देखें tan अल्फा इज इक्वल्स टू कितना होगा? tan अल्फा इज इक्वल्स टू होता है, चलो मैं लिख देता हूँ, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। इतना ही होगा। यानी कि आपका tan अल्फा इज इक्वल्स टू होगा b आपका कौन सा माना जाएगा? ये नीचे वाला। कितनी थी वैल्यू? 50 इंटू साइन थीटा। बता पाओगे कितना होगा? थीटा समझ में आ रहा है? 135। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 45 ये है
और 90 ये दिख रहा होगा, टोटल 135 दिख रहा है, इसलिए कितना हो जाएगा आपका, ये हुआ साइन 135 डिग्री अपॉन में ए कितना था 70, और 70 प्लस 50 इंटू कॉस 135। चले, अभी तो शुरुआत है, अभी और लड़ाई बाकी है। चलो बताएं, कोई साइन 135 की वैल्यू बताएगा। 1/√2 सही कह रहे हैं, तो ये हो गया आपका 50 इंटू 1/√2 अपॉन वाला आ जाएगा, आ तो जाएगा, अपॉन 70 और 50 कॉस 135 होगी माइनस 1/√2, तो माइनस कर देता हूँ 50 इंटू 1/√2। चलो आ जाओ, इसका मतलब अपने पास होगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू √2 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर रहेगा अपना 50, नीचे अपने होंगे 70 √2 और माइनस 50। ठीक है, वैसे तो हम बता दें, अगर आप अपने एग्जामिनेशन में तो यहाँ तक आप निकाल के आपका काम चल जाएगा। ये पहले बता देता हूँ, केवल 0 कैंसिल कर देना है, 5/7 √2 माइनस 5, वही अल्फा बराबर tan इनवर्स। पर यहाँ मैं थोड़ा सा आगे तक करूँगा आपकी सुविधा के लिए, 45 डिग्री के आसपास आएगा। अभी आगे इसको करता हूँ ना। इतना तो समझ में आ गया। बुक्स में एग्जाम में आपका आंसर वही जो भी पीछे बता रहे थे, अल्फा बराबर tan इनवर्स, वो थोड़ा बहुत सॉल्व करके खत्म हो जाएगा। बाकी जो मैंने कहा था, मैं जो आपके लिए चल रहा हूँ, थोड़ा सा आगे जाता हूँ, मैं आपके लिए लिख दूंगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू होगा, ऊपर है आपका 5, 0 मैंने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया है। ठीक है, 7 √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41 है ना, या 1.4 मान लो, 1.4 इंटू 7, 14 7 जा कितने होंगे 9.8 और माइनस 5, यानी ये रहेगा आपका 5/4.8। चलो कितना हो जाएगा, लगभग ये हो जाएगा हाँ अप्रोक्सीमेट 45 डिग्री मान सकते हैं 1 लीटर। ठीक है, अब इसको निकालते हैं, कितना ये 5/4.8 है। ठीक है, पहले इतना कर दो, पर मैं एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ आपको। सर 1.04। टोटल ये 1.04 है। 041 ठीक है, और मैं बिल्कुल ये एग्जैक्ट निकाल देता हूँ, ये इतना कर दिया लगभग। लो ठीक कर दिया ना। और चलो देखते हैं एक बार कितना था, 1 डिजिट बता देना। ठीक है ना, ये था 1.414 और इंटू किससे करना था 7 से, और माइनस आपने लिया होगा 5 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 4.898। ठीक है, यही था ना, हाँ नीचे वाली डिजिट यही थी ना, तो आपने 4.8 मानी है, मैंने एग्जैक्ट निकाल लिया 4.898। ऊपर क्या था आपका 5 था। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाई 4.9 कर देते हैं, और 5 डिवाइडेड बाई 4.9 कैसे करेंगे अपन, 5 डिवाइडेड बाई 4.9, हाँ 8-9 की जगह तब मान ही सकते हैं। कितना आ रहा है 1.02, तुम्हारा भी लगभग वही आ रहा है 1.03 1.04, बढ़िया। ओके, अब एक लास्ट काम करेंगे, और वो अपन क्या करेंगे, tan इनवर्स किससे निकलेगा, इसमें है tan इनवर्स। बिल्कुल है,
टेन इनवर्स कितना चाहिए था? 1.02 1.02। ठीक है, 45.56 और भी कुछ? नहीं ठीक है, 45.56 आ रहा है, 45.5 डिग्री। और 45.5 डिग्री मतलब कितना हो गया? इसको अगर अपने यहाँ से हटा लें तो अपन कहाँ थे? यहाँ कहीं। तो ध्यान में आ रहा होगा, ये आएगा अल्फा। अब ध्यान देखना एक्चुअल कहाँ आएगा, इसलिए मैंने कहा मैं बता दूँ कहाँ आएगा। और ऐसा मत कहना फिगर गलत बनाएगा, फिगर ने निकालने पहले हमें थोड़ी ना पता था कहाँ आएगा। एक्चुअल कहाँ आएगा ध्यान जा रहा, ये 45 है और ये आएगा बिल्कुल नहीं आया। अभी समझ में? झंडा कहाँ लहरा आएगा? यहाँ कहीं 45.5 डिग्री पर। बस मैंने कहा चूंकि आप ये निकाल नहीं सकते, आप कैसे निकालोगे? इसलिए आप तो कितना बता दोगे जैसे आपका आ रहा होगा, है ना? तो आप बता सकते हैं अल्फा बराबर हो जाएगा, खत्म। आपका आंसर ये होगा। बोलो क्या कह रहे हो? बोल रहे सर आगे साउथ ईस्ट तक पहुंची थोड़ी तो सी। पहुंचे साउथ की थोड़ी सी लगी साउथ ईस्ट थोड़ी सी नहीं रह गई बेटा, साउथ ईस्ट 44 डिग्री रह गई है, 44.5। साउथ ईस्ट 45 पे होती है, 44.5 रह गई है। 0.5 डिग्री पे हैं? 30 ट्वेल्थ के बाद ऐसा बताएगा, बोले सर MITS में एडिशन मिलते मिलते रह गया। मैंने कैसे? बोले उसमें 11,000 रैंक तक हुआ। मैंने तुम्हारी कितनी थी? बोले सर 3.5 लाख, थोड़ी सी बची थी बस, थोड़ी लिटिल। 2-2.5 लाख और खिसक जाती अपन होते। 45.5 मतलब उधर से आधा डिग्री आ रहा है, इधर से 44.5 छूट रहा है वगैरह, थोड़ा सा बचा। ऐसे आशावादी होने चाहिए थे। कट ऑफ से थोड़ा सा कम। तो 10th पढ़ा है मेरे यहाँ। हाँ, फिर पता नहीं, मुझसे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, अच्छी बेइज्जती करता हूँ। चले हो जाएगा। तो मैंने इसलिए निकाल के दिखा दिया। निकाल के मैंने क्यों दिखाया, जो कारण बताता हूँ। वो मैंने इसलिए दिखाया कि आपको ये मालूम रहे कि भैया ये जो आंसर है, जो फिगर आप बना रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप करेक्ट बनाएं। कारण समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि अपने पहले से आंसर थोड़ी ना मालूम है कि 47 आएगा, 48 आएगा कि 39 आएगा। ये तो क्या है, केवल रिप्रेजेंटेशन है। वो आपका आंसर इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा। कभी ऐसा आ जाए, मान लो हो सकता है कोई ऐसी वैल्यू है जो निकल रही हो 60 डिग्री। अब आप बोले सर हमने तो इधर बना दिया, 60 तो इधर आएगा, मैंने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने लिखा है ना अल्फा बराबर इतना, आपका वो आंसर 60 डिग्री बता रहा है। फिगर सुधारने की जरूरत आपको नहीं है। क्या है, क्लियर हो जाती है मेरी बात? बढ़िया। अब आपका कौन सा क्वेश्चन आता है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आएगा। मॉड वेक्टर a प्लस बी बराबर है मॉड वेक्टर a माइनस बी, तो एंगल बिटवीन a एंड b बताइए। ये बड़े आराम से आप बता सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें। मॉड का मतलब तो मालूम है। इस क्वेश्चन को तो अपन एक सेकंड में सॉल्व कर देंगे। क्या लिखेंगे ध्यान देखना। आप कहते हैं मॉड वेक्टर a प्लस बी बराबर है मॉड वेक्टर a माइनस बी, और आपसे जानना चाह रहा है a और b के बीच का एंगल निकालो। क्या आपको a प्लस बी का मॉड मालूम है? इसका मतलब है नहीं, भूल गया क्या? a प्लस बी का मॉड यही आता है, और इसका भी नजर आ रहा होगा। ये कितना हो जाएगा आपका? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, और इधर देखें ध्यान से, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी अभी यूज करना शुरू करें बेटा, नहीं तो आगे जाके स्पीड में मात खा जाओगे। क्या ऐसा दिख रहा है? अंडर रूट गायब हो जाएंगे दोनों साइड के। अंडर रूट मन में कैंसिल कर लो। अगर अंडर रूट मन में कैंसिल हुए तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और अगर ये कैंसिल हो गए, इसमें कहा था 50% मैथमेटिक्स आप ओरल कर सकते हैं अगर आप ध्यान दें तो, पूरी निगाह भर के आप उसे देखें तो। अंडर रूट समझ में आ रहा होगा, कैंसिल हो जाएंगे, अगली बार यही तो करोगे।
दिस बराबर दिस, काय के लिए फालतू में लिख रहे हो? जब दिस बराबर दिस लिखोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये कैंसिल हो गए, तो कुल मिला के आप क्या कह सकते हैं? अब लास्ट कहानी, 4a और b, ये तो जीरो है नहीं, तो जीरो कौन है? इसका मतलब है और इसलिए आप कह सकते हैं, चाहे आप 90 डिग्री कह दें और चाहे आप कह दें या 5/2। कोई समस्या हो तो बताएं, कर दें मजे से। चले, क्या है निकाल लिया आपने, मुझे बता दें। बढ़िया। एक नेक्स्ट ट्राई कर दूंगा, अगला हो गया सभी का, निकाल लोगे। जरा इसको देखें, देयर आर टू फोर्स वेक्टर्स, एक 5 न्यूटन और दूसरा है आपका 12 न्यूटन। ये कह रहा है किस एंगल पर ऐड किए जाए कि रिजल्टेंट आपका 17 आए, 7 आए या 13 आए। बहुत ध्यान से देखो, इनमें से तुम्हें कम से कम पहला डायरेक्ट दिख जाना चाहिए। क्या आपको ध्यान है, मैं जब कंडीशन पढ़ा रहा था मैंने कहा था अगर पैरेलल होंगे, थीटा बराबर 0 होगी तो आर बराबर होता है a+b। ये याद है कि भूल गए? याद है ना? जरा देखो ध्यान से, पहला 17 दिख रहा होगा, a+b है, नहीं देखा आप भी? a+b का मतलब ये है पहली थीटा कितनी है? 0 डिग्री। अब अगला देखते हैं, दूसरा क्या चाहिए? दूसरा चाहिए 7। अब ये निगाह चली हुई 7, इन दोनों का डिफरेंस है। तो जब आपका r बराबर a-b आता है तो क्या आपको याद है उस समय थीटा आपकी 180 डिग्री होती है। वैसे तो 2 से आपको आंसर मिल जाएगा पहला वाला, लेकिन तीसरी भी देखता हूँ। शायद आपको पाइथागोरस के फेमस ट्राइंगल याद हो कि 5 और 12 का डायगोनल, तो ये भी आपको याद आएगा जब पाइथागोरस लगती है उस समय थीटा कितनी होती है। क्या ये याद है कि भूल गए? और अगर इन तीनों कंडीशंस को आप हल्का सा अप्लाई करेंगे दिमाग में तो आप दिख जाएगा 17 न्यूटन के लिए मुझे चाहिए 0 डिग्री। इनमें से 3 आंसर 0 डिग्री वाले, एक छोड़ो। अब अगला कितना चाहिए था? 7 न्यूटन। 7 न्यूटन यानी डिफरेंस के लिए क्या चाहिए? 180। तो 0 के बाद 180 एक नहीं है। और क्रॉस चेक कर लेते हैं 90 वाला। अगर पाइथागोरस वाला आंसर चाहिए 5 12 का 13, तो थीटा कितनी चाहिए पड़ेगी? 90। तो क्या ये समझ में आता है? हाँ ना बताएं। हो गया आंसर खत्म, है तो वैसे ही निकल आया। कौन सा था? यही था ना? ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे पूछें। कोई दिक्कत कहीं ना है तो ये तो ओवरऑल है, इसमें कुछ हम कहते हैं निकालने लगाने में कुछ है ही नहीं। एक और आपसे कह रहा है a+b बराबर 0। चलो इन क्वेश्चंस को और हम करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, 3-4 और कौन से हैं इसके बाद? ठीक है, फिर इस बाद आई कैप जे कैप वाले होंगे, बस 1-2 क्वेश्चन बाद। अब अगले टर्न पे आपको मैं पढ़ाऊंगा एडिशन, आपका कंप्लीट है यहाँ पे। अगले टर्न पे हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन और एक खास चीज पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, रिलेटिव वेलोसिटी। क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी होती है वेलोसिटी नंबर फर्स्ट माइनस वेलोसिटी नंबर सेकंड, ठीक है ना? और जब वेलोसिटी नंबर फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहे हैं तो याद होगा वेलोसिटी होती है वेक्टर। तो 2 वेक्टर्स का एडिशन पढ़ चुके हो। अगले टर्म हम सब्ट्रैक्शन और डिस्कस करेंगे, फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज क्या है? वेडनेसडे होगा, है ना? बढ़िया। तो अभी फ्राइडे क्लास रहेगी। चले, अब आपके जो है संडे से जो है आपके 3-4 चैप्टर हो गए, तो अब संडे से आपकी जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना? ये आपको बता दूं लगभग हर संडे आपके टेस्ट रहेंगे। तो पहला टेस्ट तुम्हारा कहा था रखूं? पहला टेस्ट तुम्हारा पहले चैप्टर की रखता हूँ।
उद्घाटन वहीं से करेंगे, क्रम से लेते हुए जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर याद है कौन सा था? हाँ, कई यही भूल गए होंगे। पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड का है, जिसमें आपको पढ़ना है फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या है, एटसेट्रा। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए हम बता देते हैं, इसके लेक्चर आपके लगातार चैनल पे अवेलेबल हैं, दोनों तीनों, ठीक है। और कोशिश करेंगे ज़्यादा होगा तो आज ऐप पे आपके उसमें इंक्लूड कर देंगे जो वीडियो सेक्शन है, ठीक है। उनको देख लीजिएगा एक बार। वैसे वो चैप्टर बता दें, पढ़ने पढ़ाने लायक है नहीं, तो टाइम पास के लिए हम पढ़ा रहे होते हैं कई बार, सही है ना। फिजिक्स क्या है, क्या यूज़ है, उसके बाद देख लेंगे, चर्चा कर देंगे। इसके बाद के जो फिर टेस्ट होंगे वो फिर आपके डायमेंशंस और इन सबके फाइनल टेस्ट वो आगे खत्म कर देंगे, ठीक है ना। चले तो एक लास्ट काम दोबारा कर दें, अटेंडेंस और लगा दें। चलो आदित्य शर्मा मौजूद है, आकांक्षा, अंश कुमार नहीं है, अंशिका मिश्रा, अनुपम त्रिपाठी, अनुपम त्रिपाठी नहीं है। चलो इसको हटा लो, कहाँ गया, ये गया। और आर्यांश गौतम मौजूद है। अरे यार ऑनलाइन 4 थे, 4 2 रह गए, तो कौन से गायब हो गए? अवरल और मोहित, एक तो कार्तिक था, चौथा कौन था? ये तो मुझे भी याद नहीं है, चलो देखेंगे, वो अपने आप लड़ेगा। चलो अनुपम त्रिपाठी को अपसेंट कर दूं। आर्यांश और आस्था मौजूद है, अविरल मौजूद है, महेश तिवारी है, कार्तिक, खुशी शर्मा, मोहित शाह और प्रथम दुबे। इस बाद ऋषभ और कौन है, रोहिणी, रुचि, शिवा बादल, और शिवा बादल बाद आखिरी यानी कि शिवम सिंह, ठीक है। और तुम एक 8 टर्न और मजे ले लो इस हफ्ते, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुम्हें भी शामिल करेंगे इसमें, ठीक है ना। और अपना नंबर भेज देना तो व्हाट्सएप ग्रुप पे शामिल कर दूंगा, तो क्या वीडियो लेक्चर वगैरह डालूंगा तो कम से कम उनको तो देख लो।